नमस्कार, मैं हूं अंकित पांडे। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं जो मीडिया में पिछले 3 दशकों से एक मजबूत हस्ताक्षर है। पीटीआई में एक लंबे समय तक पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रिपोर्टिंग करने का अनुभव है। देश की प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान के आप डीजी भी रहे हैं। इसके अलावा दूरदर्शन में आप संपादक बतौर आपने कंसल्टिंग एडिटर आपने अपनी सेवाएं दी है। देश की कई फिल्म जैसे आप फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू जैसी संस्थाओं के आप सदस्य हैं। यूजीसी जैसी संस्थाओं के भी आप सदस्य हैं। इसके अलावा आप वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं। मीडिया के ऐसे कई विषय हैं जिनको जानना जरूरी है, खासकर कोरोना के बाद में जब मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे थे। आज जब पत्रकारों की संख्या बढ़ रही है, प्रशिक्षण कम हो रहा है, अनुभव की कमी के चलते खबरों में जो गलत खबरें समाज में आ रही हैं, उससे समाज में खबरों से जो समस्या पैदा हो रही है, उसको लेकर कई ऐसे प्रश्न हैं जो वरिष्ठ पत्रकार के नाते सर से जानना जरूरी है। ये साक्षात्कार उन छात्रों के लिए बेहद जरूरी है जो मीडिया के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, खासकर जो पत्रकार हैं और काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कई बार हमने चर्चा सुनी है कि आप एक टर्म है हमेशा यूज करते हैं, राष्ट्रीय मीडिया साक्षरता मिशन। आपका जो हाल में ही कमरजाला में साक्षात्कार आया था, आपने उसमें चर्चा की कि इसको भारत सरकार को अपने बजट में, खासकर जो शिक्षा का बजट है उसमें वित्त का, पैसे का एक प्रावधान करना चाहिए, इसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। सर, ये राष्ट्रीय मीडिया साक्षरता मिशन क्या है, हम जानना चाहते हैं। जी अंकित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने मुझसे पूछा। राष्ट्रीय मीडिया साक्षरता मिशन एक ऐसा आइडिया है जो मैं समझता हूं कि आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। खासकर कोरोना के बाद हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक आज एक बहुत बड़ी दुनिया से रूबरू हो रही है ऑनलाइन के माध्यम से। ऐसे में मीडिया एक्सपोजर हो रहा है उन लोगों का, एक बहुत बड़ा एक तबका समाज में है जो शायद साक्षर नहीं है या कम साक्षर है, लेकिन उनका एक्सपोजर लेवल अगर आप मीडिया के दृष्टि से देखेंगे, चाहे वो यूट्यूब देख रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया देख रहे हो, वो ऐसे चीज़ें उनको देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है कि उसकी क्या गहराई तक जाने की क्षमता उनके अंदर है, क्या उनके अंदर विश्लेषणात्मक उनके अंदर वो क्षमता है। तो इसलिए मीडिया को समझना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैंने ये कहा, और उसमें कई नए टर्म्स आ गए, फेक न्यूज़ आ गया, इन्फोडेमिक आ गया, बहुत कुछ आ गया है। मीडिया एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा विषय है जो मात्र मीडिया के छात्र या मीडिया कर्मी सिर्फ उनके समझने से काम नहीं चलेगा। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ होने के नाते उसको समझना आवश्यक है। जिस तरीके से हर बच्चे को हम राजनीतिक शास्त्र में हम पढ़ाते हैं, भारत के संसद के बारे में, उसको विधायिका के बारे में समझाते हैं, हम भारत के न्यायपालिका के बारे में समझाते हैं, हम कार्यपालिका के बारे में समझाते हैं, चौथा स्तंभ के बारे में हम बताते हैं क्या, हम उसे चौथा स्तंभ कहते हैं। और जितना वो गांव-गांव तक पहुंच चुका है, आज उसका जो प्रसार है वो हर कोने में अब पहुंच चुका है, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, ऑनलाइन के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, लेकिन उसके बारे में समझ नहीं है। तो हम छात्रों को, छोटे बच्चों को भी तक हिस्ट्री, सिविक्स पढ़ाते हैं, उसमें हम कहते हैं कि कैसे सत्ता में परिवर्तन होता है, कैसे संसद चलती है, लेकिन उनको ये नहीं पता मीडिया कैसे चलती है। मीडिया की समझ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने ये प्रपोज किया, प्रस्ताव दिया और हर मंच पे बोलने का प्रयास करता हूँ कि एक राष्ट्रीय मीडिया साक्षरता अभियान, जिस तरीके से राष्ट्रीय साक्षरता अभियान शुरू हुई थी, NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन, वैसी नेशनल मीडिया लिटरेसी मिशन की आवश्यकता है, जिससे हमारे जो युवा पीढ़ी, हमारे जो छोटे बच्चे, उनको मीडिया की एक बेसिक समझ हो कि मीडिया है क्या चीज़, इसमें खतरे क्या हैं, इसमें कमियां क्या हैं, इसका कैसा सदुपयोग किया जा सकता है,
समाज में बदलाव लाने के लिए, मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए, ये सभी जो जिसे कहते हैं कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोगों को ये समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने ये एक प्रस्ताव दिया है और मैंने यहाँ तक कहा था पिछले बजट से पहले कि शिक्षा नीति में जब हम शिक्षा के लिए जब बजट हम तय करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए भी, मीडिया मिशन के लिए भी हम लोगों को, मीडिया साक्षरता मिशन के लिए भी हमको एक बजट को आवंटित करना चाहिए, चाहे वो पायलट स्तर पर शुरू हो, आगे चलकर पूरे देश में हमको इसको ले जाने की आवश्यकता है। सर, अभी हाल में ही कोरोना काल में जिस तरह इंफोटेमिक का एक दौर रहा पूरा, इसके बाद में जो मौजूदा स्थिति है मीडिया की, उसके बाद में इस मिशन की क्या ज़्यादा जरूरत महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि पहले कम से कम डिजिटल एक फैशन था। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन हुआ करता था वो उनके पास एक ऑप्शन था, एक विकल्प था। चलिए रेडियो भी है, टीवी भी है, लेकिन जब से लेकर कोरोना के चलते स्कूलें बंद हो गई, महाविद्यालय बंद हो गए, विश्वविद्यालय बंद हो गई, शैक्षणिक संस्थाएं बंद हो गई और सारा शिक्षण का जो एक प्रणाली है वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया, तब से लेकर गांव-गांव, कस्बे में, शहरों में सभी आज बच्चों के पास माँ बाप अपने फ़ोन दे देते हैं, बगैर फ़ोन के चलेंगे बच्चों को फ़ोन, ताकि बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। तो जब बच्चे 5 साल का बच्चा जब क्लास देखता है और स्मार्टफोन उसके पास है और इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो सिर्फ वो क्लास में नहीं जाता है, वो बहुत कुछ और भी देखता है। क्या उसमें वो परिपक्वता है उसको समझने की? क्या उसको वो उसके जो उसके अंदर आज के तारीख में हम लोग यूनिसेफ के साथ मिलकर एंड वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट चिल्ड्रन उस पर भी काम कर रहे हैं। साइबर बुलिंग होता है, साइबर पोर्नोग्राफी होता है, जिसके सब बच्चे शिकार हो रहे हैं। बच्चों को इसकी समझ होनी चाहिए। आपको याद होगा जब हम शुरू में सेक्स एजुकेशन की बात करते थे तो हम लोग कहते थे गुड टच बैड टच। हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे कि बेटा कोई अगर इधर हाथ लगेगा तो वो गुड टच है, एक इधर हाथ रखेंगे तो लड़का हो या लड़की हो तो बैड टच है, तो आपको इससे बच के रहना है। तो अगर किसी ने, अंकल ने, आंटी ने, किसी ने ऐसे टच किया तो वो बैड टच है, आपको फिर मम्मी पापा को बताना है, मैडम को बताना है, टीचर को बताना है। हम उनको सिखाते हैं, वो सेक्स एजुकेशन में आता है। वैसे ही गुड कंटेंट बैड कंटेंट ये क्या है, इसका भी हमको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि बेटा ये देखना है, ये नहीं। क्यों नहीं देखना? बच्चे पूछते हैं अगर मैंने एडल्ट कंटेंट या XXX लिखा है, देखने में क्या दिक्कत है? ऑनलाइन तो स्मार्टफोन में तो स्मार्टफोन को तो पता नहीं चल रहा है कि किस उम्र का व्यक्ति जो है उसको एक्सेस कर रहा है, वो तो सब कुछ दिखाएगा। अगर आपने गूगल किया, सर्च किया, अपने आप ऑटोमेटिकली भी AI के माध्यम से वो आता है कई चीज़ें। तो बच्चे को वो देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, बच्चे को कौन से साइट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में बच्चे के अंदर भी एक जागरूकता होना चाहिए, माँ बाप के अंदर भी एक जागरूकता होना चाहिए, अभिभावकों में भी, शिक्षकों में भी, क्या है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है। क्या हमारे गांव के जो स्कूल के जो शिक्षक हैं वो जानकारी रखते हैं इस विषय में कि किस किस तरह से? आप कॉलेजेस में देखिए, आज बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स जिसके माध्यम से युवाओं को आतंकवाद की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। IAS का पूरा रिक्रूटमेंट जो होता है वो ऑनलाइन होता है, वेबसाइट के माध्यम से वो आकर्षित करते हैं। ऐसे कई आतंकवादी संगठन हैं जो अपनी और युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। नशीले पदार्थ, देह व्यापार, इन सब में जो है बहुत। तो अगर इसके बारे में अगर हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो है अखबारों में इवन कहते हैं कि हमारे जो कई इवन फौजी बंधु जो है वो हनी ट्रैपिंग के शिकार हो जाते हैं। क्या है ये हनी ट्रैपिंग? ये हनी ट्रैपिंग होता है जब कोई मित्रता आपसे मित्रता ऑनलाइन करता है और धीरे धीरे आपके विश्वास को जीतता है और आपसे गुप्त सूचनाएं लेने लग जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों के बारे में आगाह करना नागरिकों को भी, साधारण नागरिकों को, हमारे सेना के लोगों को, हर ऐसा समाज में कोई तबका नहीं है जिसको साइबर फ्रॉड हो रहे हैं आज।
मैं ऐसे न जाने कितने लोगों को, मुझे खुद ठगने का प्रयास किया गया है ऑनलाइन के माध्यम से। आपका ये पॉलिसी ये हो गया, आप डिटेल भेज दीजिए, आपको लिंक भेज दिया जाता है, आपने गलती से, आपके फ़ोन में आता है लिंक, आपके ईमेल में आता है, आपने गलती से उसको दबा दिया तो आपका पूरा डेटा उसके पास चला गया। आज डेटा प्रिवेसी का ज़माना है, तो आपका डेटा, आप जिस फ़ोन से आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें एक गलत लिंक आपका दब गया तो उस फ़ोन में जो आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपका पासवर्ड, आपका बैंक का डिटेल, आपका क्रेडिट कार्ड, सब चला जाएगा। तो आम नागरिक के लिए भी जो है ये मीडिया, मतलब राष्ट्रीय मीडिया शिक्षण का मतलब, मीडिया मतलब मैं सिर्फ जर्नलिज्म न्यूज़ मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया मतलब मैं टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा हूँ। तो इसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। एआई के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। आज विजुअल इफेक्ट्स के माध्यम से आप एक चीज़ को किस तरीके से बड़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं। आप मॉर्फिंग के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, आप डॉक्टर कैसे कर सकते हैं वीडियोस को, आप ऑडियो को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सब संभव है। उसके वजह से दंगे हो सकते हैं, उसके वजह से समाज में अफवाह फैल सकता है। तो महिलाओं को डायन बना दिया जाता है उनकी ज़मीन हड़पने के लिए, और पूरा समाज में जो है एक उनके बारे में अफवाह फैलाई जाती है कि ये बच्चे को अगवा कर रही है। ऐसे हुआ है देश के कुछ हिस्सों में, हुआ है। तो इस तरह के उन्माद तैयार किया जाता है। तो इससे बचने के लिए समाज में समरसता बनी रहे, समाज में जो है सद्भाव बनी रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि समाज के हर तबके को जो है हम राष्ट्रीय मीडिया शिक्षा साक्षरता मिशन के अंतर्गत हम जोड़ें। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम थोड़ा सा और गहराई में समझना चाहते हैं कि जो मीडिया की पुरानी स्थिति है, इस मिशन के आने के बाद में मीडिया की पुरानी स्थिति और नई स्थिति में आप किस तरह का अंतर देखते हैं? देखिए, मीडिया की पुरानी स्थिति मतलब क्या है। मैं अक्सर कहता हूं, जिस तरीके से हम इतिहास को दो हिस्सों में बांटते हैं, बीसी एंड एडी, बिफोर क्राइस्ट एंड अनो डोमिनी, मैं कहता हूं कि मैं मीडिया के इतिहास को दो हिस्सों में बांटता हूं, बीजी एंड एजी, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। एक गूगल के पहले का ज़माना था जो हम लोगों का ज़माना था। हम लोग टाइपराइटर में काम करते थे, मैनुअल में काम करते थे। और आज की जनरेशन है, हम लोग लाइब्रेरीज में जाया करते थे, हम लोग आर्काइव्स में जाया करते थे, हम प्रेस क्लिपिंग्स रखते थे। आज आपने गूगल कर लिया, गूगल बाबा शरणम, आपको उसमें जो मिल गया आप उसको सत्य मानने लग गए। गूगल के पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। मैं गूगल मतलब मैं सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ, कोई भी सर्च इंजन है। सर्च इंजन में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, एसईओ। उसके माध्यम से कई कंटेंट स्पॉन्सर्ड होने के वजह से वो ऊपर आता है, जबकि जो असली आपका जो शोध है या आपका जो सूचना है वो कहीं 20वें पन्ने में पड़ा होगा, क्योंकि उस बेचारे ने पैसा नहीं खर्च किया। आप क्या 20वें पन्ने तक आप जाने के लिए तैयार है क्या? वो तो दिखाएगा 1 2 3 4 5 6, आप 2 तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक जाएंगे, उसके बाद आप छोड़ देंगे। जबकि असली आपकी जो सूचना है वो 18वें पन्ने पर होगा, क्योंकि उसने एसईओ नहीं किया तो इसलिए उसका ऊपर नहीं है। जिसने एसईओ पे पूंजी निवेश किया उसका ऊपर है। तो आपको सही सूचना कहाँ से मिलेगा? इस पर समझ होनी चाहिए कि नहीं, ये जो मुझे दिख रहा है यही सच नहीं है, ये भी तो समझने की आवश्यकता है। तो पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हम लोग क्या है, सीधे किताब में जाते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, प्रेस कटिंग्स देखते थे, हमारा थोड़ा और ज़्यादा। लेकिन मैं विरोधी नहीं हूँ, और मैं तो समझता हूँ कि बहुत जो है अच्छा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है तो आज उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग, ये एक अलग विषय है, इस पर अलग से चर्चा करेंगे आपके साथ, कि आज रिपोर्टिंग खत्म हो गई है। ग्राउंड रिपोर्टिंग, हमारे विश्वविद्यालय में अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं और मीडिया का सहयोग भी मिलता है, लेकिन मैंने मीडिया कर्मियों को अपने परिसर में कम देखा है। प्रेस विज्ञप्ति जाती है, छप जाती है। मैं समझता हूं कि अगर वो यहां आके सुनते और 2 सवाल भी पूछते तो मैं समझता हूं कि उनको समझ बेहतर होगी और वो बेहतर समझा सकेंगे। कंटेंट में वैरायटी आ जाएगी। वही रिपोर्ट को 4 दृष्टिकोण से जो है पाठकों को पढ़ने को मिल जाएगा। वरना हमारा विश्वविद्यालय जो चाहता है, जिस दृष्टि से हमारा प्रेस विज्ञप्ति तैयार हुआ है, उस दृष्टि से वो छपेगी।
तो रिपोर्टिंग जो जमीनी स्तर पर होना चाहिए वो लगभग खत्म हो गया है। तो ऐसे में मीडिया को समझना बहुत, हम मीडिया के बारे में समझाना भी बहुत आवश्यक। कई लोग पूछते हैं अरे सारे अखबारों में, सभी चैनलों में तो एक ही जैसा तो खबर आती है, तो फर्क क्या है? तो लोगों को समझाना जरूरी है। वो इसलिए आती है क्योंकि अब हम रिपोर्टिंग पे खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हमारा खर्चा सारा टीवी स्टूडियोज पे, इवेंट पे, इस पे होने लगा है। सारे चैनल सब इवेंट करा रहे हैं, ये कॉन्क्लेव करा रहे हैं, वो कॉन्क्लेव करा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, अब मैंने जो पहले आपको बताया एजी एंड बीजी, और अब उससे भी हटके एक और आ गया है। अब हो गया बीसी एंड एसी, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। मीडिया बिफोर कोरोना एंड मीडिया आफ्टर कोरोना, ये बहुत बड़ा एक और फर्क आ गया है। आफ्टर कोरोना के बाद एक बहुत बड़ी बीमारी जिसके बारे में यूएन भी चिंतित है, डब्ल्यूएचओ भी चिंतित है, वो है इंफोडेमिक। वो एक अलग विषय है, उस पर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन इंफोडेमिक के चलते दुनिया भर के सूचनाओं का एक ओवरडोज, ये सभी घर घर में ये पहुंच गया है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के माध्यम से, अन्य जगह से इतना फैल गया है कि अब आप तो छोड़िए, मैं ट्विटर कभी कभी जब देखता हूं तो आप तो साधारण व्यक्ति को छोड़िए, बड़े बड़े पत्रकारों से गलती हो रही है। वो गलत चीजों को ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, बाद में डिलीट कर रहे हैं, फिर माफी मांग रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार। कारण क्या है? इंफोडेमिक के चलते लोग कुछ भी चला देते हैं, देख लेते हैं, उसको मान लेते हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी सनसनी के चक्कर में रहते हैं। वो जो होमवर्क की जरूरत है वो नहीं रही। पत्रकारिता पर ही एक अलग रिपोर्टिंग पर अलग से चर्चा आपके साथ करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती हमारे समय में और अब के समय में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। और इसमें मीडिया साक्षरता का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि जनसाधारण कहीं उनको बरगलाने का प्रयास हो रहा है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, और कई गुमराह हो भी रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उनको ये इस विषय में जानकारी दें, जागरूक बनाएं। सर, हमने जब पोलियो का टीकाकरण का अभियान था उसमें आपकी भी बड़ी भागीदारी थी जागरूकता को लेकर के, और अभी हमने कोरोना काल में भी जब टीकाकरण का मामला था तब भी हम ये चीज़ देखे हैं। समाज में किस तरह का बदलाव आएगा इस मिशन से, क्योंकि वो टीकाकरण और इस टीकाकरण, इस मिशन को आप कैसे देखते हैं समाज में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मुझे याद है जब पोलियो चल रहा था तो उस वक्त मैं कई जगह गया जिसको पोलियो रेजिस्टेंस एरियाज कहते हैं। तो उसमें आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हुगली बंगाल में, तो वहाँ जानबूझ के मीडिया के माध्यम से ही, खासकर जो स्थानीय भाषा के जो भी अखबार हैं उनके माध्यम से आम जनता को गुमराह करने का एक प्रयास किया गया पोलियो के बारे में। पोलियो एक विदेशी साजिश है। उसका उद्देश्य एक विशेष तबके के आबादी को नियंत्रण करना है, उसमें जो है बच्चे ना पैदा हो उसके लिए साजिश है। इस तरह की बहुत सारी, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो जो पोलियो वैक्सीनेटर्स थे उनको गोली मार दिया गया, ऐसी घटनाएं, ये विरोध हुआ। लेकिन आज जो है हम वही चीज को देख रहे हैं। यहाँ ये वैक्सीन आने से पहले मैंने इसी विश्वविद्यालय में रख के मैंने घोषणा की थी कि आप तैयार रहिए, वैक्सीन के बारे में भी भ्रम फैलाया जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि पोलियो के अनुभव के आधार पर मैंने कहा। और पढ़े लिखे, मैं कोई अशिक्षित और वो तो है अपनी जगह। आपको याद होगा कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ने खुद मन की बात में, उन्होंने मध्य प्रदेश में ही एक ग्रामीण व्यक्ति से बात किया, बैतूल, हाँ बैतूल में, तो भाई क्यों आपने जो है वैक्सीनेशन क्यों नहीं लिया। लेकिन मैं तो शिक्षित लोगों की बात कर रहा हूँ। बेंगलोर जैसे शहरों में भी जो शिक्षित व्यक्ति हैं, संभ्रांत परिवारों के हैं, संपन्न परिवारों के हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया। तो उसका क्यों, क्या कारण क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन इसके तहत। तो ऐसे में
मीडिया साक्षरता तो और महत्व, और ये दिखाता है मीडिया साक्षरता सिर्फ कम पढ़े लिखे या अनपढ़ अशिक्षित लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि मीडिया साक्षरता सभी तबकों में स्कूली पाठ्यक्रम से ही शुरू होना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ मीडिया के छात्रों तक सीमित होनी चाहिए। मीडिया साक्षरता का मीडिया शिक्षण से कुछ लेना देना नहीं है। वो मीडिया शिक्षण का भी उतना ही भाग होना चाहिए जितना किसी और विषय का। मैं तो समझता हूँ एमबीबीएस के स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए मीडिया साक्षरता, साइंस के स्टूडेंट को भी, सोशल साइंसेस के स्टूडेंट को भी, कोई भी इसमें अछूता नहीं होना चाहिए। सर, विगत कुछ दिनों में या वर्षों में कह सकते हैं जो घटनाएं घटी हैं वो घटनाएं दोबारा न घटें, ऐसी आपकी चिंता है कि ये मिशन को लागू किया जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम अगर एक जागरूक समाज बने, देखिए जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि एक सशक्त लोकतंत्र के लिए एक जागरूक मतदाता की आवश्यकता है, उसी तरह एक सशक्त मीडिया के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि जागरूक हमारे पाठक वर्ग, दर्शक वर्ग, श्रोता वर्ग, हम जो कंज्यूमर हैं, मीडिया का जो कंज्यूम करते हैं, मीडिया के जो उपभोक्ता हैं, वो जागरूक हो। तब मैं बरगलाए नहीं जाऊंगा, मुझे पता होगा मैं हमारे क्या ये कौन सा वीडियो को काट के एक हिस्से को जो है बार बार दिखाया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, वो कहने का तात्पर्य कुछ और था, उसको जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से हटाकर हम किसी विषय को दिखाते हैं, देखो इन्होंने तो ये कह दिया, जबकि वो पूरा अगर आप पूरा वो भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा उनका कहने का ये नहीं था तात्पर्य, कुछ और था। लेकिन उन बातों को किस तरीके से हम तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि एक टुकड़े को हमने दिखा दिया, उस टुकड़े पर हम अपनी टिप्पणी देने लगते हैं। मैं टिप्पणी नहीं देता हूँ कभी भी, कोई टुकड़ा भाषण का मैं कहता हूँ कि अगर मीडिया साक्षर व्यक्ति हो, मैं अपने आप को थोड़ा बहुत मीडिया साक्षर व्यक्ति मानता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं टुकड़ा देखकर मैं जो हूँ अपना टिप्पणी नहीं देता ट्वीट में और बाकी जगह, या कहीं रख के पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। मैं पहले कहूँगा कि पहले मुझे पूरा भाषण सुनना है। फिल्म देखे बगैर मैं मशाल लेके नहीं निकलता हूँ कि इस पर प्रतिबंध लगाऊँ। पुस्तक पढ़े बगैर जो है मैं नहीं, अगर कोई पुस्तक में विवादास्पद कुछ है तो मैं कहता हूँ वो पुस्तक मंगवाओ, मैं पढ़ूंगा पहले, उसके बाद उस पर टिप्पणी करूँगा। विषय को गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्या कारण है इसके बारे में। एक व्यक्ति ने, किसी ने कुछ उस पर प्रतिक्रिया किया, आप उनसे पूछ के देखिए, आपने पढ़ा है, आपने देखा है, तो उनका पास जवाब नहीं होगा। अधिकांश यही मैंने देखा है, लोग जो है किसी चीज़ को देखकर एक टुकड़ा, किसी एक हिस्से को देखते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। तो आवश्यक है कि ये तभी होगा जब मीडिया साक्षर होगा। आपको पता है मीडिया का खेल क्या हो सकता है, कई वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपने निहित स्वार्थों के चलते लोग एक स्पेशल कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो वो अपने वैचारिक प्रतिस्पर्धा जिनके साथ है उनको टारगेट किया जाता है। तो इसलिए ये समझने की आवश्यकता है, यही समझाने की आवश्यकता है कि आप जो वो कहते हैं कि वो लोग मानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन हम उनको बनाना चाहते हैं, हमारे लोगों को, यानी कि आम जनता को, कि जो दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य है, क्योंकि हमें यही बताया गया कि भाई जो दिख रहा है वो सत्य है। हम उनको बताना चाहते हैं कि नहीं, जो दिखाया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि सत्य है, क्योंकि ये दिखाया जा रहा है एक पर्पस के साथ। इसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, इसको मॉर्फ किया जा सकता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी उसे एनेबल करती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, कॉन्टेक्स्ट को समझाने की आवश्यकता है। अभी आप जैसे मेरे पास 500 छात्रों से मैं हर दूसरे दिन मिलता हूँ, वो लोग मेरे साथ तस्वीर खींचते हैं। मुझे मालूम नहीं कि उनमें कौन कोई अपराधी तत्व है, कोई किसी कांड में इन्वॉल्व है, नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मैं जब जाता हूँ, लोग कहते हैं सर आपके साथ एक तस्वीर खींचनी है, 4 लोग मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, मैं तस्वीर में दिखता हूँ। अब कल को बोले कि वो तो अपराधी निकला, वो तो आपके साथ फोटो दिख गया, उसका मतलब है कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी अपराधी बना दिया और कहा कि देखो उसको इनका शय मिला हुआ है। भाई मुझे क्या पता, मुझे तो पता नहीं, मैं तो पब्लिक व्यक्ति हूँ। मैं फंक्शन में जाता हूँ, 20 बच्चे, मैं पटना यूनिवर्सिटी गया था,
तो चारों तरफ से बच्चों ने मुझे घेर लिया था। अब उनमें कौन बच्चा है, मैं शायद दोबारा मिलूंगा तो मैं शायद पहचानूंगा भी नहीं, लेकिन साथ में खड़े हो गए, साथ खड़े होकर यूं लटक के कोई बच्चा चिपक के फोटो खिंचवा रहा, ये तो बड़े करीब हैं इनके। तो ये मीडिया साक्षरता है, जहां हम बोलेंगे जरूरी नहीं है पब्लिक पर्सन्स के साथ कोई भी फोटो खींचता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको जानते हैं, उनको पता भी नहीं होगा किसी के साथ। मैं न जाने कितने फंक्शंस में पिछले इतने सालों से मैं जा रहा हूँ, मुझे शायद आयोजक तक मुझे याद नहीं है, कई आयोजक तो उस फंक्शन में रहे। तो मीडिया साक्षरता यही सब चीजें हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम सर इसको और जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय मीडिया मिशन का इसका मूल उद्देश्य और प्रकृति क्या होगी इसकी, अगर इसको लागू किया जाएगा। ये देखिए, मैंने कहा एक जागरूक समाज को तैयार करना है, जिस समाज को ये मालूम है कि जो कंटेंट उसके पास आ रहा है वो कंटेंट मैनिपुलेटेड भी हो सकता है, डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है। मैं जो चित्र देख रहा हूँ, ये चित्र जरूरी नहीं है कि मुझे बताया जा रहा है ये कश्मीर का चित्र है, हो सकता है ये अफगानिस्तान का हो सकता है ये इराक का हो, क्योंकि टोपोग्राफी वैसे ही है, वेशभूषा वैसे ही है। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि चाइना का जिंजियांग का हो, मुझे नहीं मालूम। तो मेरे वो जो व्यक्ति है, आम जनसाधारण को पता होना चाहिए कि ये चित्र को कैसे चेक करना है, इसको वेरीफाई कैसे करना है। ये नहीं कि मैंने देख लिया, अरे ये तो चित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चित्र में कुछ भी दिखाया जा सकता है। वेबसाइट, कौन सा वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट कुछ भी दावा कर सकता है। तो कैसे, कौन से विश्वसनीय वेबसाइट कौन से हैं, कैसे हो सकता है, कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या? ये ऐसे 5000 वेबसाइट में लिंक खुल जाता है, आपको पता नहीं कौन कहाँ से चला रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। हो सकता है वो विजिटर को अट्रैक्ट करने के लिए उसने एक सनसनी जो है शीर्षक डाल दिया हो, आप जाके क्लिक करेंगे उसको देखने के लिए, उसकी रेवेन्यू बढ़ जाती है। पहले भी आपको याद होगा, वो अपना पेपर बिकवाने के लिए जब आप रेड लाइट में बड़े शहरों में खड़े रहते हैं, मुझे आज भी याद है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के कई साल बाद एक व्यक्ति ने रातों रात उसने पैसे बना लिए, रातों रात नहीं, दिनों दिन मैं कहूँगा। उसने दोपहर को एक अलग एक अखबार, पता नहीं कौन से नाम से, 2 पन्ने का उसने बनाया, उसमें कुछ फोटो डाला। मैं तो उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ। वो पूरे जितने दिल्ली के रेड लाइट ट्रैफिक लाइट में थे, उसमें उसने पेपर का हेडलाइन को, तो वो बैनर है उसको तो उसने छुपा दिया। जो भी वेंडर थे उनको यही बताया गया कि भाई सिर्फ वो हेडलाइन दिखाओ। हेडलाइन था कि भिंडर वाले जिंदा है। अब दिल्ली जैसे शहरों ने तो उनका आतंक देखा है, जो बम विस्फोट और बाकी सब होते थे। तो लोग तो ऐसे ऐसे 5 रुपए 2 रुपए जो भी था उस समय उन्होंने दिए और ऐसे बिकने लग गए जैसे मतलब लाखों के हिसाब से कॉपी बिक गए। उसके बाद वो आदमी चंपत भी हो गया, पता नहीं कौन सा टाइम्स उसने बनाया था, उस दिन के लिए उसने छापा था और लोगों ने पैसे दे दे के उसको खरीद लिया। और आखिर में उसमें कुछ भी नहीं था उस खबर में, मैंने, क्योंकि मैं भी उन खरीदारों में से एक हूँ, तो वो पूरा भिंडर वाले का थोड़ा सा गुणगान वगैरह किया और अंत में ये कहा कि वो आज भी पंजाब में और कई जो लोगों के दिलों में जिंदा है। तो रेवेन्यू के लिए भी कोई कर सकता है, कोई शरारत तत्व भी कर सकता है लोगों के अंदर कुछ। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आम पब्लिक को समझाने की जरूरत है, वरना वो बरगला जाते हैं, कहते हैं कि अरे हाँ ये सच तो ये है, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गजब हो गया। क्योंकि आज फेक नैरेटिव या छद्म आख्यान इसको कहते हैं, वो बहुत बाजार में चल रहा है। उसके पीछे राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक बहुत सारे विषय हैं। ये आम आदमी को हम समझा सकते हैं, लेकिन ये अब आप पूछेंगे कि क्या 5 साल के बच्चे को इतना नहीं, ये ग्रेडेड होगा। मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम एक ही कोर्स कंटेंट उस उम्र के बच्चे के लिए और 12वीं के बच्चे के लिए नहीं होगा, एक ही कंटेंट उस उम्र के बच्चे के लिए और MBBS के व्यक्ति के लिए नहीं होगा। 5 साल के बच्चे को वो समझाना जाएगा कि 5 साल में जो उसका मीडिया एक्सपोजर होता है, साइबर बुलिंग होता है,
उसके बारे में उसको समझाया जाएगा कि बेटा ये होता है, ऐसे लोगों से दूर रहना, ये कंटेंट है, इससे ये करना। और बड़े होते हैं तो उस हिसाब से उसको जो है तो हर चीज़ में वो ग्रेडेड होता है। प्राइमरी के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंडरी के लिए क्या होना चाहिए, हायर लेवल के लिए क्या होना चाहिए, कंटेंट तैयार करने की जरूरत है। बहुत बड़ा काम है, ये कहना आसान नहीं है, इसको करना मुश्किल भी है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन असंभव नहीं है। कहीं तो हम ये प्रयास को शुरू करें। बिल्कुल सर, ये राष्ट्रीय मीडिया मिशन को सरकार इसको लागू करने के लिए वो क्या क्या उनके पास हम लोग उनको क्या सजेशन दे सकते हैं, या सरकार का सहयोग कैसे हो सकता है? सरकार के सहयोग के बगैर तो नहीं हो सकती, बड़ा सिंपल है। निजी स्कूल अपने स्तर पर निजी संस्थाएं चला सकती हैं, लेकिन सरकारी सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा एक नेटवर्क जाल सरकारी संस्थाओं का है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा में हो या मध्यम स्तर पर हो, राजकीय विद्यालय हो। बहुत बड़ा एक तबका सरकारी उस पर है, और ये खर्चीला है। इसमें कैप्सूल बनेंगे, वो बनेंगे, टीचर्स को पहले ट्रेन करना पड़ेगा, इसमें जो मीडिया से जुड़े लोग हैं उनको तैयार करना पड़ेगा, इसका करिकुलम तैयार करना पड़ेगा। तो ये मैंने कहा ना, अभी तो ये सिर्फ एक सोच के स्तर पर है, इसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा, और इसके लिए पूरा एक सोच की आवश्यकता है, उस पर कुछ काम करने का। मैंने कहा इसको पहले पायलट के रूप में इसको शुरू करना होगा एक आध जिलों में, तभी जाकर ये आगे जाके ये सफल होगा। और जो भी यथासंभव देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय होने के नाते, मीडिया का विश्वविद्यालय, एशिया का पहला मीडिया विश्वविद्यालय होने के नाते, जो भी यथासंभव सहयोग है वो हम करने के लिए तैयार है। हम तो एक पायलट तैयार करने के लिए तैयार है। हम कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर एक हम सोच रहे हैं आने वाले दिनों में कम से कम अपने स्तर पर हम एक छोटा सा प्रयोग भोपाल के इर्द गिर्द हम शुरू करें, और कम से कम हम उसका स्टडी फिर हम राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हम सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसा एक विचार है। सर जैसा आपने कहा कि हम देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान हैं, सर जो पत्रकारिता के छात्र हैं जो मेन मीडिया स्ट्रीम में जाके नौकरी करेंगे, इस मिशन के लागू होने से उनको क्या लाभ मिलेगा? खासकर वो और जागरूक होंगे। इसका उद्देश्य तो जागरूकता है। वो मीडिया को, वो आज दुख की बात है कि मीडिया के जो छात्र हैं वो भी मीडिया को नहीं समझते हैं, वो प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं, उसके आधार पर सवाल पूछते हैं, उसके आधार पर जो है अपना लेख लिखते हैं कि किसी बड़े पत्रकार ने कह दिया ये, तो हम उसको मानने लग गए। जब हम मीडिया के पत्रकारों विद्यार्थियों को जब हम सिखाएंगे तो वो एक अलग कोर्स होगा, वो जनरल कोर्स नहीं होगा। उनको हम महत्व देंगे कि आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग की कितनी महत्व है, आपको ओरिजिनल सोर्स में जाने की जरूरत है, आपको बैकग्राउंडर तैयार करने की जरूरत है, आपके विषय की पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत है, आप गहराई में जाइए उस विषय पर। आप सिर्फ एक आध वक्तव्यों को देखकर आप अपना लेख तैयार करना या स्टेटमेंट नहीं। अभी मुझसे एक मीडिया कर्मी का ही फोन था, तो उन्होंने मेरा भाषण कहीं सुना, तो वो अब अपना लेख तैयार कर रही है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके अपना डाउट क्लियर किया कि सर आपका कहने का ये उद्देश्य क्या था। और तो ये हमको ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। अब मेरा अधपका भाषण आपने एक हिस्सा सुन लिया, बगैर पूरे चीज़ को समझे उसके आधार पर एक लेख लिख दिया। थोड़ा और हमको गहराई में जाने की ज़रूरत है। जैसे अभी आप एक प्रयास कर रहे हैं मिलके एक विषयों को समझने का, आज वो सब्र कहीं खत्म हो गई है। हम सब जल्दबाजी में हैं, हम सब हड़बड़ी में हैं। तो शोध और विस्तृत जानकारी, गहन जो रिपोर्टिंग है, ये जल्दबाजी में नहीं होती है। इसके लिए आपको बिल्कुल गहराई तक जाना पड़ता है, विषयों को समझने की आवश्यकता है। इस विषय पर जोर होगा जब हम मीडिया के छात्रों से बात करेंगे। मैंने कहा ना, कैप्सूल अलग अलग होंगे। वो कहते हैं ना कि एक जूता सबके लिए ठीक रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये प्राथमिक स्तर पर अलग है, शहरों के लिए अलग है, सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अलग होगा, क्योंकि एक्सपोजर लेवल अलग है। शहरों में अलग एक्सपोजर है। अब एक ही आपने बता दिया, उनको उस ग्रामीण
परिवेश के संदर्भ में उनको चीजों को बताना होगा, उनको उदाहरण ग्रामीण के देने होंगे, है ना। अब पराली जलाने का और जो प्रदूषण है वो दिल्ली का बच्चा जितना अनुभव करता है रोज, वो शायद दक्षिण भारत का बच्चा या इवन भोपाल का बच्चा उससे वाकिफ नहीं है। उसको सर्दियों में भी अच्छी धूप मिलती है, वहां पूरे सर्दी के मौसम में स्मॉग होता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, धूप दिखती नहीं है महीनों तक दिल्ली में, क्योंकि प्रदूषण। वो प्रदूषण का उदाहरण मैं उसे दे सकता हूं, भोपाल का बच्चा कहेगा वो क्या चीज है, उसको पता नहीं है। तो इसलिए आपको लाइव उदाहरण वो स्थानीय, लोकल, तो यूनिफॉर्म चीज आप नहीं बता सकते हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग की बताते हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग दिल्ली के बच्चे के लिए अलग है, चेन्नई में या केरल में जो है जहां समंदर का तट है वहां रोज अब जो रोज पानी घुस आ रहा है, पानी का जल का स्तर बढ़ रहा है, वो शायद मध्य भारत में रहने वाला एक बच्चा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उदाहरण उसके लिए फिट नहीं बैठता है। उत्तर जो चेरापूंजी में जो बालक है, जो विश्व में सबसे ज्यादा जहां बारिश होती थी, आज वहां ऐसे कई जगह है जहां पानी की संकट चल रही है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह में आज पानी की संकट है, पेयजल की संकट है। अब ये शायद चेरापूंजी में जो बच्चा है वो समझ पाएगा ये सुधारण को। मैंने तो चेरापूंजी देखी नहीं, मतलब आम आदमी ने तो देखी नहीं है। तो आपको स्थानीय उदाहरण के साथ स्थानीय मॉड्यूल्स तैयार करने पड़ेंगे। इसलिए स्थानीय एनजीओस को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, गैर सरकारी संस्थाओं को। तो सरकार अकेला भी नहीं कर सकती है, सरकार इसमें एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर सकती है, लेकिन समर्थन उसको सिविल सोसाइटी का लेना होगा। न्यू चल रहा था, उसको जोड़ना पड़ेगा। सर, इस मिशन की आवाज आपने भले ही उठाई हो, लेकिन आज देश भर के विश्वविद्यालयों में इसकी चर्चा हो रही है। कोरोना काल में लगभग हमने 500 ऐसे वेबिनार आपके माध्यम से देखे जहां इस विषय को मजबूती से रखा गया, मीडिया में इससे जुड़ी हुई खबरें भी देखी गई। सर, ये मिशन लागू होने के बाद में आप किस तरह का भविष्य देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि आज समाज को गुमराह करने का बहुत सारा प्रयास हो रहा है। आज मीडिया के माध्यम से राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं और उनको लगता है कि आज डिजिटल मीडिया के आने के बाद ये काम आसान हो गया है। फेक समाचार, आख्यान ये परोसे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक जागरूक समाज वो लोकतंत्र के हित में, जो मीडिया को एक बार समझ गए तो फिर वो मीडिया को भी मजबूर कर देंगे कि वो जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करें। क्योंकि आज ये लगता है कि कुछ भी हम पढ़ा दें, चीख लें, चिल्ला लें, प्राइम टाइम पर कुछ भी कर लें तो वो चल जाएगा। लेकिन एक बार समाज जागरूक हो जाएगा तो वो बातें आप नहीं चला सकते हैं। जैसे साक्षर जितने प्रांत हैं, प्रदेश है हमारे यहाँ कुछ विषय आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग समझदार हैं। वहाँ का राजनीतिक आप एजेंडा देखेंगे या चुनावी बहस देखेंगे तो वो एक अलग स्तर पर चलता है। जो साक्षर प्रदेश है, जो कम साक्षर प्रदेश है, वो तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों जगह में क्या फर्क आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में जो चुनावी विमर्श होता है और केरल में जो चुनावी विमर्श होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। या जो एक संपन्न प्रदेश है जहां मूलभूत सुविधाओं का ऑलरेडी व्यवस्था हो चुकी है, जहां सड़क, पानी, बिजली कोई इश्यू नहीं है, और उन प्रदेशों में जहां इन सब चीजों का अभाव है, तो वहां आज भी मूलभूत मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इन प्रदेशों में अलग, इन सबके अध्ययन करने की जरूरत है। तो अगर आप कहेंगे पूरे देश में एक जैसा चुनावी प्रोपेगेंडा, नहीं, शहरों में बौद्धिक वर्ग को प्रभावित करने के लिए वैचारिक स्तर पर, अब वो वैचारिक वाली बातें आपको गांव में नहीं मिलेगा। गांव में जो बातें वैचारिक स्तर पर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों में फर्क है। तो वो साक्षरता के ऊपर डिपेंड करता है काफी कुछ।
मुझे लगता है कि हमारे समाज का विमर्श बदल जाएगा। हमारे समाज में मीडिया में परिवर्तन आपको दिखाई देगा, क्योंकि उपभोक्ता अगर बदलता है, उपभोक्ता जागरूक होता है, तो फिर आज आप देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें लिखा जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई है, कितने ग्राम का है, उसकी कीमत क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है। आज से 25 साल पहले ये सब नहीं लिखी रहती थी। आज ग्राहक जग गया है। एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, जागो ग्राहक जागो, कि आपको वजन कैसे चेक करने की जरूरत है, आज आपको एक्सपायरी डेट देखने की जरूरत है। इसके बारे में अब आजकल कोई भी चीज़ आपने दवाई पकड़ा दिया तो दुकान में वो जो ग्राहक है वो देखता है कि भाई ये है या नहीं। दिवाली में मिठाई का डब्बा, जब पहले वो वजन, डब्बे का वजन भी उसी में डालते थे, अब आपको डब्बे का वजन आपको मिठाई के वजन से अलग होना चाहिए, है। तो आधा किलो आप लेंगे तो आप देखेंगे कि वो 50 ग्राम या 100 ग्राम एक्स्ट्रा डालता है वो इसलिए क्योंकि डब्बे का वजन भी है उसमें। पहले ऐसा नहीं था, वो 500 ग्राम उसी में डब्बे को मिला कर देता था। ये जागरूकता है। तो दुकानदार भी समझ गया कि ये अगर मैंने अब ऐसा किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं ये उपभोक्ता जो है मुझे छोड़ेगा नहीं। तो अब ये फर्क आ जाता है। वही फर्क आपको मीडिया के क्षेत्र में भी मिलेगा। मीडिया के मौजूदा हालात को देखते हुए राष्ट्रीय मीडिया साक्षरता मिशन को लागू होना बहुत जरूरी है। इसको लेकर हमारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। निश्चित तौर पर इससे एक समाज को एक दिशा मिलेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।